हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट की लाइफ, वहाँ की सोसाइटी और ब्रिटिश के अंडर उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, क्या क्या हुआ, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेस्ट जो है वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसका जो पेपर है। डेस्क एंड टेबल्स इन द स्कूल्स, डोर एंड विंडोज़, द डाइज दैट कलर योर क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। स्पाइसेस इन योर फूड, wrappers of your toffee, etc. Forests also provide bamboo wood for fuel, grass charcoal, fruits, flowers, animals, birds and many things. Forest से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं. Now the condition is in the Amazon and Western Ghats of forest, hardly find 500 plant species in one forest. आज के टाइम में अमेज़न और वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 500 प्लांट की स्पीसीज मिलती हैं एक फॉरेस्ट में, बाकी सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। बिटवीन 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड कहा गया है, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया, पूरे वर्ल्ड का 9.3 जो एरिया है वो क्लियर्ड हो चुका है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। यानी कि वहाँ जितने भी फॉरेस्ट हैं 99.3% फॉरेस्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जहाँ कल्टीवेशन के लिए हम कह सकते हैं, पैस्चर के लिए एंड फ्यूल वुड के लिए, लकड़ियाँ होती हैं जलाने के काम आती हैं, उसके लिए, उसके यूज़ के लिए इतना फॉरेस्ट कवर कर दिया गया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है बाय डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है। सबसे पहला है लैंड्स टू बी इम्प्रूव्ड। इन 1600 approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. 1600 approximately उस सेंचुरी की बात करें तो 1/6 लैंड मास जो थी वो यूज़ की जाती थी कल्टीवेशन के लिए, बट आज जो है ये हाफ हो गई है। यानी कि फॉरेस्ट जो लैंड है उसका 1/3 हिस्सा ही यूज़ होता था कल्टीवेशन के लिए, और आज के टाइम में आधा आधा जंगल, यानी कि जितना एरिया है फॉरेस्ट का उसका आधा मान लो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जैसे जैसे ओवर द टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो लोगों की डिमांड जो है फूड को लेकर वो भी बढ़ने लगी। पीजन एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, जो वर्कर्स थे, खेतों में काम करने वाले लोग थे, ट्राइबल्स थे, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर दिया और जंगल काटना स्टार्ट कर दिए ताकि वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर सके, वहाँ पे अपनी फसलें वगैरह उगा सकें। क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगल बिल्कुल साफ़ कर दिया उन्होंने, जो फॉरेस्ट लॉ बने हुए थे उसको तोड़ दिया उन्होंने, ब्रेक कर दिया, उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने जंगलों की कटाई करना स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एनकरेज किया और बढ़ावा दिया किसको, कि कमर्शियल क्रॉप्स लगाएं, इसमें जूट आता है, शुगर आता है, वीट आता है, कॉटन आता है। क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि इसकी डिमांड जो है यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। वो क्या करते थे, कम दाम में ये खरीदते थे इन किसानों से और आगे इसको
यूरोप के मार्केट में 4-5 गुना ज़्यादा रेट पे बेचते थे। कॉलोनियल थॉट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, वो सोचते थे कि जो फॉरेस्ट है ये अनप्रोडक्टिव चीज़ है। कंसीडर्ड वाइल्डनेस एंड हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, वो कहते थे कि ये क्या है, इससे और ज़्यादा जंगल होते जा रहे हैं और इनको अंडर कल्टीवेशन के लाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब अंडर कल्टीवेशन के ये लाए जाएंगे तो और फसलें और बड़ी सारी क्रॉप्स जो है वहाँ पे उगाई जाएंगी। वो उन्होंने क्यों ऐसा कहा, ताकि वो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपनी स्टेट की इनकम जो है उसको इंक्रीज कर सकें। बिटवीन 1880 एंड 1920 तक कल्टीवेटेड एरिया वो कितना हो गया, 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया 1920 तक। यानी कि इतनी जंगलों की कटाई इन्होंने कर दी। सेकंड स्टेप है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुई ज़्यादा। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, अब स्लीपर्स क्या हो गए, बेड, ट्रैक क्या हो गया, रास्ता। जब रेलवे लाइन बनना स्टार्ट हुई उसके लिए बेड बिछाना ज़रूरी था, तो उसके लिए किसकी लकड़ी की ज़रूरत थी, टिम्बर की लकड़ी की। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बढ़ावा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वहाँ पे कौन से ट्री लगाए जाएं, टिम्बर के। अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, ओक फॉरेस्ट जो है इंग्लैंड में टोटली डिसअपियर हो गया, टोटली ख़त्म हो गया। क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी एंड रॉयल नेवी टू बिल्ड शिप, रॉयल नेवी थी जो उनके जो शिप होते थे टिम्बर की लकड़ी से ही बनते थे वो, तो उसकी डिमांड, उसकी शॉर्टेज होना स्टार्ट होगी। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी सर्च पार्टीज़ को इंडिया में भेजा ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, ढूंढ सके फॉरेस्ट को कि कौन सी जगह पे कहाँ कितना फॉरेस्ट है। उसके बाद जब इन्होंने जगह आइडेंटिफाई कर ली तो ट्री जो है फेडेड अप किए गए, गिराए गए मैसिव स्केल में, बहुत मात्रा में। टिम्बर जो है वो भारत से एक्सपोर्ट होने लगा, ख़रीदा जाने लगा, उसको आगे बेचा जाने लगा। 1850 तक स्प्रेड ऑफ रेलवे न्यू डिमांड, 1850 में जब रेलवे की डिमांड आई तो उसकी ज़रूरत पड़ी रेलवे लाइन बिछाने की, तो एक नई डिमांड आ गई कि उसके लिए भी टिम्बर की लकड़ी चाहिए थी। रिक्वायर्ड ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक 1760 to 2000 स्लीपर्स, एक मील जगह या वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स चाहिए थे, इतने बेड चाहिए थे लकड़ी के। बाय 1890 तक अबाउट 25,500 ट्रैक जो हैं वो बिछाए गए। उसके बाद 1946 में 7,65,000 लेंथ और इंक्रीज़ की गई रेलवे लाइन की। इससे क्या हुआ, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर करते गए, वहाँ पे नए पेड़ लगाते गए टिम्बर्स के, क्योंकि वो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो ये चीज़ चाहते थे वो। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। बहुत बड़ा एरिया नेचुरल फॉरेस्ट का वो भी क्लियर किया गया, साफ़ किया गया, ताकि वहाँ पे टी के प्लांट लगाए जाएं, कॉफ़ी के या रबर प्लांटेशन हो। टू नीड द ग्रोइंग नीड ऑफ यूरोप कम्युनिटी, क्योंकि ये किसकी ज़रूरत थी, यूरोप की जो कम्युनिटीज़ थी, वहाँ के जो लोग थे, उनकी डिमांड थी ये। कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गिव टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट। जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उसने फॉरेस्ट
को अपने कब्जे में ले लिया और उसको बेच दिया। किसको दे दिया? जो यूरोप के प्लांटर्स थे उनको सस्ते दामों में दे दिया। दीज आल्सो क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद ट्री एंड कॉफ़ी। उन्होंने भी फॉरेस्ट को क्लियर किया, ख़त्म किया और वहाँ पे टी और कॉफ़ी के प्लांट लगा दिए। नेक्स्ट, राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब वहाँ पे कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का जन्म हुआ। कैसे? ब्रिटिश वर वरीड दैट द फॉरेस्ट by local and the reckless felling of trees by traders would destroy forest। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने सोचा कि जिस तरह से रेकलेस तरीके से कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की, इससे क्या होगा, फॉरेस्ट सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया, एक जर्मन के एक्सपर्ट को उन्होंने बुलाया, टिट्रिच ब्रैंडीज नाम था उसका, एडवाइस के लिए बुलाया और उसको इंडिया का पहला जनरल फॉरेस्ट बना दिया, यानी कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का बना दिया उसको इंडिया में। ब्रैंडीज रियलाइज दैट, उसने ये महसूस किया कि अगर एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए फॉरेस्ट में और लोगों को ट्रेन किया जाए साइंस में, ताकि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करके रखें, कैसे उसको बचा के रखें, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए लीगल सैंक्शन की ज़रूरत थी, रूल्स बनाने की ज़रूरत थी। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। ट्रीज़ को गिराने की प्रक्रिया और ग्रेजिंग करना, वहाँ पे पशुओं को चराने के लिए ले जाना, उसको रोका गया वहाँ से। और फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, और फॉरेस्ट जो है प्रिजर्व करके रखे जाएं ताकि वहाँ पे टिम्बर की प्रोडक्शन की जाए। जो इस लॉज को नहीं मानते थे, सिस्टम को नहीं मानते थे, ट्री कट करते थे, उनको पनिश किया जाने लगा। ब्रैंडीज ने क्या किया, सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, सेटअप कर दिया, और उसकी हेल्प से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना 1865। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया देहरादून में 1906 में। द सिस्टम दे टॉट हेयर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। किस नाम से ये सिस्टम जाना गया? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील्स दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। फिर भी वो कुछ लोग ऐसे थे, इकोलॉजिस्ट थे, वो मानते थे ये सिस्टम जो है पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है। After the Forest Act was enacted 1865, it was amended once in 1878 and 1927। जब फॉरेस्ट एक्ट बना, इनेक्ट किया गया 1865, उसके बाद दो बार ये अमेंडमेंट हुई, इसमें चेंजेस आई, एक तो 1878 में, दूसरी 1927 में। ये एक्ट डिवाइड करता है 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। जो बेस्ट फॉरेस्ट जो है उसको रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दिया गया। विलेजर जो थे, गांव के लोग थे जो वो इन फॉरेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते थे अपने इस्तेमाल के लिए। वो किसका यूज़ कर सकते थे? अगर उनको घर बनाना होता था तो वो यूज़ कर सकते थे प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। कैसे वहाँ के लोगों की लाइफ जो है अफेक्ट हुई, ये हम पढ़ेंगे। फॉरेस्टर एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट लुक लाइक। जो फॉरेस्टर थे यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और विलेजर्स थे जो, उनके अलग अलग आइडियाज़ थे, उनको डिफरेंट उनके आइडियाज़ थे कि फॉरेस्ट कैसा लगना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। विलेजर्स वांटेड मिक्सचर ऑफ स्पीसीज। जो विलेजर्स वो चाहते थे कि फॉरेस्ट कैसा हो, मिक्सचर ऑफ स्पीसीज, बड़ी सारी नस्लें उसमें हो, बड़ी सारी चीज़ें उसमें हो, फ्यूल हो, फोडर हो, लीव्स हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता था
कि बिल्डिंग बने, शिप्स बने, रेलवे बने, उसके लिए टिम्बर के प्लांट वहाँ पे लगाए जाएं। जैसे साल की लकड़ी होती है, टीक का पेड़ होता है। तो फॉरेस्ट एक्ट सर्व्स हार्डशिप फॉर विलेजेस। जो फॉरेस्ट एक्ट बना उसने विलेजेस के लिए क्या किया, हार्डशिप का काम किया, बड़ी उनके लिए मुसीबत का काम किया। एवरी डे प्रैक्टिसेस बिकम अलीगल। और इसके बाद जितनी भी एवरी डे प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे फॉरेस्ट के लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, फूड वगैरह वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, फिर वो बांट के खाते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस उनकी ख़त्म हो गई, उनके ऊपर रोक लग गई। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन। अब फॉरेस्ट के जब रूल बन गए तो उन्होंने कैसे कल्टीवेशन को अफेक्ट किया। मेजर इम्पैक्ट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है कि फॉरेस्ट को काटा जाता है, वो एक फील्ड तैयार किया जाता है, वहाँ पे बीज बोया जाता है, बाद में जब फसल काटी जाती है फिर उसको कई सालों तक वैसा ही रखा जाता है उस खेत को, और कई सालों के बाद उसके ऊपर फिर से कल्टीवेशन होती है, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे। तो इसके ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा। यूरोपियन फॉरेस्ट जो थे रिगार्डेड दिस हार्मफुल फॉरेस्ट। वो मानते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए। गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। पीपल जो है फोर्सफुली उनको अपने घरों से निकाला गया, फॉरेस्ट से निकाला गया, डिस्प्लेस कर दिए गए, उनको कहीं बाहर जाके काम ढूंढना पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट, हु कुड हर्ट। इससे कौन कौन हर्ट हुआ। फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स थे वो ज़्यादा इफेक्ट हुए, यानी कि फॉरेस्ट में जो कल्टीवेशन करते थे वो ज़्यादा इफेक्ट हुए। सेकेंड, बिफोर द फॉरेस्ट लॉ। जब फॉरेस्ट लॉ नहीं आए थे उससे पहले वो अच्छी लाइफ एंजॉय करते थे, ठीक है, वो शिकार करते थे, वैरायटी ऑफ स्मॉल थिंग्स एनिमल्स का वो शिकार करते थे। दीज प्रैक्टिसेस जो हैं ये टोटली बंद होगी। दोज हु वर कॉट वर नाउ पनिश्ड। और जो ऐसा करते थे उनको पनिश भी किया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी। न्यू ट्रेड क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। इससे क्या हुआ, जब ट्रेडर्स फॉरेस्ट में आए उन्होंने ऑफ़र किया, वेजेस ऑफ़र किए पीजेंट्स को, लोगों को, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज क्रिएट होगी उन लोगों के लिए। ब्रिटिश ने रेगुलेटेड किया, ट्रेड को एक अच्छे तरीके से चलाया। असम में बोथ मेन एंड वुमेन जो हैं उनको रिक्रूट किया गया, उनकी भर्ती की गई ताकि वो काम कर सकें टी प्लांटेशंस में। और बेजेस जो है बहुत कम दिया जाता था उनका, तो काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था। जब ऐसा होने लगा, जब उनको अपने घरों से निकाल दिया उन लोगों को, उनको बाहर जाके काम ढूंढना पड़ा और बहुत ही कम पैसे उनको दिए जाते थे, तो धीरे धीरे उसने रिविलियन की शक्ल ले ली। फॉरेस्ट में लोगों ने विद्रोह कर दिया इन लॉज के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पीपल हु अगेंस्ट वर सिद्धू एंड कन इज द संथल में, और बिरसा मुंडा स्टिल, ये अभी भी याद रखे जाते हैं अपने सॉन्ग से, अपनी स्टोरी से, जो कि इन्होंने किसके अगेंस्ट की थी, ब्रिटिशर्स के। द पीपल ऑफ बस्तर, जो बस्तर के लोग थे उन्होंने भी विद्रोह किया था। बस्तर कहाँ पे लोकेट है, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का। रिवर इंद्रावती वहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है, फ्लो करता है। कम्युनिटी वहाँ कौन कौन सी रहती है बस्तर में, मारिया एंड मूरिया, गोंद, दूरभाष एक्सेट्रा। अलग अलग लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, बट इनका बिलीफ जो है वो कॉमन था, इनका बिलीफ सिस्टम था जो वो कॉमन था। बिलीफ दैट ईच विलेज, वो इस बात पे विश्वास रखते थे कि हर एक विलेज जो है उसको उसकी खुद की लैंड है, वो किसने दी है, उसको अर्थ ने दी है, ज़मीन नहीं, उसको उनको लैंड दी है विलेजर्स को, और उसके रिटर्न में वो क्या करते हैं, उस अर्थ की, उस ज़मीन की देखभाल करते हैं। दे रिस्पेक्ट करते हैं रिवर्स की, माउंटेन्स की, अर्थ की। दे आल्सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बाय एंगेजिंग वॉचमैन इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट की कैसे हेल्प करते थे, कैसे प्रोटेक्ट करते थे, उसको रक्षा करते थे, फॉरेस्ट में वॉचमैन लगाकर। वॉचमैन आप समझ रहे हो ना, वॉचमैन क्या होता है।
जंगलों की रखवाली के लिए वॉचमैन लगा देते थे, वो चौकीदार जिसको बोला जाता है। द फियर्स ऑफ द पीपल, अब लोगों में डर था, किस बात का? कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट इन 1905 में उन्होंने रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट को। द पीपल ऑफ बस्टन असेंबल्ड इन फॉरेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, वो फॉरेस्ट में असेंबल हुए, इकट्ठे हुए, किसके अगेंस्ट? जो ब्रिटिशर्स ने अनजस्ट लॉ बनाए थे। ब्रिटिश ने फायर कर दिया उनके ऊपर और उनको सज़ा दी, उन लोगों को जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को फेड करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने। क्लियर? तो ये था डिटेल डिस्कशंस इस चैप्टर की। होप कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके NCERT क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।